नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए सरकार ने कहा वापस नहीं लेगी कानून, अगली वार्ता 15 जनवरी को। ट्रंप की अकड़ पड़ी ढीली, चुपचाप सत्ता सौंपने का किया ऐलान। बदायूं गैंगरेप का मुख्य आरोपी पुजारी 4 दिन बाद गिरफ्तार। शिवसेना के बदले सुर, बोली सत्ताधारियों में राहुल का खौफ। कंगना का नया ड्रामा, वीडियो बनाकर कहा सताया जा रहा है। खास खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले 2 छोटी सी गुजारिशें आपसे करना चाहूँगा। पहली तो ये कि सत्यहिंदी.com का ऐप आ चुका है, कृपया उसे गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। हमारी दूसरी गुजारिश ये है कि सत्यहिंदी.com को आपकी आर्थिक मदद की दरकार है, ज़रूरत है। आप जानते हैं कि सत्यहिंदी.com पत्रकारों द्वारा संचालित संस्था है और ये न तो किसी कॉरपोरेट घराने से पैसा लेती है और न ही सरकार से फंड लेती है। ये आपके सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है, फल फूल सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक योगदान दीजिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना का हिस्सा बनिए, उसके सदस्य बनिए। और इसके लिए एक लिंक इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कृपया उसको क्लिक करके आप सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा लीजिए और अपनी सदस्यता उससे निर्धारित कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है। अगर वो कानून रद्द करने के अलावा कोई विकल्प रखते हैं तो सरकार उस पर विचार करेगी। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। इसको लेकर कृषि मंत्री ने कहा है कि उम्मीद है कि अगली बैठक में कुछ हल निकलेगा। वहीं बैठक के बाद किसान संगठनों के नेताओं ने कहा है कि सरकार बार बार वही बात दोहरा रही है, लेकिन हम कानून वापस कराकर ही मानेंगे। किसान नेता हन्नान मुल्ला ने कहा कि बैठक में कृषि मंत्री की ओर से कहा गया कि इसको लेकर कोर्ट चलते हैं, लेकिन किसानों ने मना कर दिया। किसानों ने कहा है कि हम कानूनों को लेकर सरकार से बात करेंगे, कोर्ट से नहीं तो यहीं लड़ेंगे और यहीं मरेंगे। अब 11 जनवरी को किसान संगठनों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कानूनों को वापस नहीं लेने जा रही है। कहा जा रहा है कि बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कानून पूरे देश के लिए हैं, ना कि किसी राज्य के लिए। देश के किसान इन कानूनों को खूब समर्थन दे रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान नेताओं को देश हित में आंदोलन को वापस लेना चाहिए। वहीं किसानों ने कहा कि वो कानून को वापस कराना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ मंजूर नहीं है। उम्मीद की जा रही थी कि एक शानदार ट्रैक्टर रैली के जरिए जो किसानों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसके बाद सरकार पुनर्विचार के लिए मजबूर होगी और कुछ उसके रवैये में बदलाव आएगा। लेकिन आज की बातचीत से स्पष्ट लग रहा है कि सरकार पर कारपोरेट घराने का जबरदस्त दबाव है और उन कारपोरेट घरानों को जो उसने वादे कर रखे होंगे, जो उनके लिए उसने तय कर रखा होगा, उससे पीछे हटने की वो स्थिति में नहीं है। इसीलिए तरह तरह के तर्क कुतर्क दे रही है। जैसे नरेंद्र तोमर का ये कहना कि ये एक राज्य के लिए कानून नहीं है। उनके कहने का मतलब ये था कि केवल एक राज्य के लोग ही आंदोलन कर रहे हैं और बाकी जगह के किसान सब संतुष्ट हैं, खुश हैं। इस कानून की से आने से उनके भविष्य संवरने वाला है। तो ये एक झूठ, एक मिथ्या और एक भ्रम पैदा करने की बात कृषि मंत्री की तरफ से हो रही, सरकार की तरफ से हो रही है। साफ संदेश है किसानों के लिए कि आपको अपना आंदोलन तेज करना पड़ेगा, सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। आप सिंघू बॉर्डर और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर सरकार को झुका नहीं सकते हैं। सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप चाहे ठंड में बैठें, चाहे बारिश में बैठें, सरकार
बिल्कुल संवेदनहीन होकर चुपचाप देख रही है कि आखिर कब तक आप लड़ सकते हो। तो ये एक चुनौती आपके सामने सरकार ने फेंक दी है। हम तो नहीं लेंगे, हम कानून वापस नहीं लेंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए। तो 13 जनवरी को लोहड़ी के मौके पर काले कानून जलाए जाएंगे। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली की तैयारियां हो रही हैं और उस रैली को विफल बनाने की कोशिश भी सरकार अपनी तरफ से करेगी। अपने सारे दांव पेच लगा देगी और सारी ताकत झोंक देगी ताकि राजधानी में ट्रैक्टर घुसने ही ना पाए। तो ये तमाम तरह की कोशिशें सरकार की तरफ से हो रही हैं और इसको समझना चाहिए किसानों को कि अब उन्हें अपनी रणनीति को कैसे बदलना होगा, कैसे चेंज करना होगा ताकि सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके, क्योंकि अभी तक सरकार कुछ में बदलाव दिख नहीं रहा है। इसी तरह से जो कोर्ट का मामला है, किसान समझ रहे हैं कि कोर्ट में जाने का मतलब है कोर्ट की जो भूमिका रही है, जो अभी तक रिकॉर्ड रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वहां से सरकार को ही मदद मिली है, जो दूसरा पक्ष रहा है उसे कोई मदद नहीं मिली है। तो कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं किसान, इसको लेकर एक स्पष्ट उनके पास दृष्टि है कि उन्हें कैसे सरकार से डील करना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुना देगा और फिर उन्हें मजबूर किया जाएगा कि ये तो सर्वोच्च अदालत का फैसला, आप स्वीकार कीजिए। तो ये एक दबाव बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से चल रही है और इससे सावधान रहने की ज़रूरत है किसानों को। बातचीत का दौर चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। तो अंततः ये एक फ्रस्ट्रेशन को जन्म देगा, एक हताशा को जन्म देगा और ये इसके कई रूप फिर सामने आ सकते हैं। और शायद सरकार यही चाहती भी है कि किसान उग्र हों, हिंसा करें, तो हिंसा को दबाने के नाम पर इस पूरे आंदोलन को ही कुचल डाला जाए। तो ये पूरी स्थितियां अभी विकट हैं, किसानों के सामने चुनौतियां गहरी हैं, कड़ी हैं। ये आप किसान समझ भी रहे होंगे, वो भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलते हैं, बहुत अच्छे से भांप रहे होंगे। इतने 40 संगठन मिलजुल कर ये आंदोलन चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका असर, इसकी समझ उनको है और उसके हिसाब से वो अपना रास्ता आगे का तय कर रहे हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ ढीली पड़ गई है। उन्होंने कैपिटल हिल में हमले के 24 घंटे के बाद एक वीडियो ट्वीट करके अपने समर्थकों की हिंसा करने की निंदा की है और साथ ही ये भी कहा है कि वो शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण चाहते हैं। उन्होंने कहा, बाकी अमेरिकियों की तरह मैं भी यूएस कैपिटल हिल में हिंसा और अराजकता से गुस्से में हूं। मैंने तुरंत इमारत की सुरक्षा और घुसपैठियों को निकालने के लिए नेशनल गार्ड और लॉ इन्फोर्समेंट फोर्स की तैनाती कर दी थी। हालांकि कई न्यूज एजेंसियों का मानना है कि सुरक्षा बलों की तैनाती उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने करवाई, जबकि ट्रंप इसका विरोध कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जो लोग हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल थे वे हमारे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और जिन्होंने कानून तोड़ा है उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि पहले ट्रंप ने ऐसे लोगों की तारीफ की थी और उनको देशभक्त भी बताया था। ट्रंप द्वारा अचानक मारी गई इस पलटी से अब नए कयास लगाए जाने लगे हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि अब ट्रंप सत्ता हस्तांतरण तो करेंगे ही, साथ ही वे अपने कार्यकाल को खत्म करने से पहले या खत्म होने से पहले कई मुकदमों से अपने आप को इम्यून कर देंगे, अपने को माफी दे देंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि अब ट्रंप के साथ कुछ नहीं किया जाएगा, उनको काबू में रखने के लिए महाभियोग जैसी बातें की गई हैं ताकि वो अगले 13 दिन कोई हरकत न करें। वैसे अब महाभियोग के लिए समय भी नहीं बचा है। उधर ट्रंप की बोलती बंद हो गई है क्योंकि ट्विटर और फेसबुक ने उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। उन्होंने ऐसा ट्रंप द्वारा हिंसा भड़काने वाली पोस्ट डालने के लिए किया है। तो जाहिर है कि ट्रंप का जो इरादा बदला है या उन्होंने जो पलटी मारी है वो अनायास नहीं है। चारों तरफ से जबरदस्त दबाव पड़ा है, पूरे देश में, देश के बाहर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू थू हुई है और जिस तरह से रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही उनका सहयोग, उनका समर्थन कम हो गया है, उसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। उनके कैबिनेट के कम से कम 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और बहुत सारे मंत्री उनके साथ अब खड़े नहीं हैं। उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी अब उनके साथ नहीं है और रिपब्लिकन पार्टी का बड़ा हिस्सा साथ नहीं है। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी भी जबरदस्त ढंग से उन पर हमला कर रही है और वो यहाँ तक जा रही है कि
उनको हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमे भी किए जाने चाहिए। तो ट्रंप घिर गए हैं चारों तरफ से, इसलिए अब वो इतने विनम्र नजर आ रहे हैं, अपनी सारी अकड़ छोड़कर शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह के ट्वीट पोस्ट किए, उसके बाद फेसबुक और ट्विटर ने जो काम किया है वो भी अद्भुत है। एक तरह से ये ट्रंप की बोलती बंद करने जैसा है, क्योंकि ट्रंप ट्विटर को अपना हथियार बना रहे थे, ट्विटर के जरिए अपने समर्थकों को भड़का रहे थे, उनको उकसा रहे थे, और उसी की वजह से ये सब हुआ है। बल्कि एक ट्विटर ऐसा हथियार रहा है ट्रंप के पास जो पिछले 2009 से वो इस्तेमाल करते रहे हैं, और 2013 से बहुत तेज़ी से इस्तेमाल किया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, और पिछले चुनाव अभियान में उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया था। तो सोशल मीडिया ही ट्रंप की जान थी, वही उनका लाउड स्पीकर था, वही मेगाफोन था जिसके ज़रिए वो अपने समर्थकों को कह लीजिए गाइड मिसगाइड जो भी करते थे और उनको भड़काते थे, बहकाते थे। तो अब वो बंद हो गया है। अब ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं कि आखिरकार वो कैसे अपने समर्थकों को उकसाने वाले बयान दें, पोस्ट करें, क्योंकि अब वो इन्होंने ये वीडियो तो जारी कर दिया, लेकिन पूरा अमेरिकी प्रेस, अमेरिका मीडिया वो उनके खिलाफ खड़ा है। तो ट्रंप चारों तरफ से घिर चुके हैं, और अब कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह से उनके खिलाफ मुकदमे ना हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो। अगर ऐसा होता है तो दिक्कत हो जाएगी उनको अगला चुनाव लड़ने में। तो अब वो अपने बचाव के रास्ते ढूंढ रहे हैं, और नई लड़ाइयाँ अब वो नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगले 10-11 दिन जो भी बचे हैं बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, और किसी भी तरह की हरकत कर सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को झकझोर देने वाले बदायूं गैंग रेप और हत्या मामले के मुख्य आरोपी मंदिर के पुजारी को 4 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से पुजारी फरार था और उसकी जानकारी देने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। पुलिस के अनुसार पुजारी की पहचान सत्यानंद के रूप में की गई है। पीटीआई ने जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशांत के हवाले से बताया है कि आरोपी एक गांव में अपने एक अनुयायी के घर में छिपा हुआ था। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी के बयान पर बवाल मच गया है। चंद्रमुखी देवी ने बदायूं में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा, किसी महिला को समय असमय कहीं नहीं जाना चाहिए। मैं सोचती हूं कि अगर शाम के समय वो महिला नहीं गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए पहले से योजना बनाई गई थी, क्योंकि महिला को फ़ोन करके बुलाया गया था और वो चली गई और बेहद ख़राब हालत में लौटी, बल्कि ये कहने की वो मृत अवस्था में लाई गई थी उन पुजारी और उनके द्वारा ही, और उसके साथ उन्होंने गैंग रेप किया था। ये पोस्टमार्टम और दूसरी रिपोर्ट से साबित हो चुका है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा समाज भरोसा करता है, पुरोहितों पर, पुजारियों पर, जो धार्मिक आवरण में, नकाब में रहते हैं, चोंगे में रहते हैं, वही इस तरह का छल करते हैं, इस तरह का अपराध कर बैठते हैं। और इससे भी खतरनाक है चंद्रमुखी देवी जैसी जो अधिकारी बना दी गई हैं, महिला आयोग की सदस्य हैं वो, और महिला आयोग में इसी तरह की मानसिकता के सदस्य भर दिए गए हैं। उनकी जो प्रमुख हैं रेखा, वो भी इसी तरह के बयान देती रही हैं। उन्हें महिलाओं के अधिकारों की न तो कोई जानकारी है, न महिलाओं की समस्या को वो ठीक ढंग से समझ रही हैं, और महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं इस जघन्य जो कांड हुआ है उसके लिए कि वो क्यों गई थी। अब आप ये सोचिए कि क्या महिला का घर से निकलने का मतलब ही है उसके साथ बलात्कार हो, उसके साथ गैंगरेप हो, उसको मार डाला जाए, उसके साथ बहुत ही विभत्स किस्म का व्यवहार किया जाए? तो ये एक बहुत ही घटिया किस्म की सोच है जो हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों में भी है और उसकी अध्यक्षा में भी है। और ये कहना चाहिए कि कमोबेश जो संघ परिवार की जो महिला नेत्री हैं उनका भी सोच इसी तरह का है, और वो इससे आगे सोच भी नहीं सकती हैं, क्योंकि जिस पितृसत्तात्मक समाज में उनकी परवरिश हुई है वो इसी ढंग से सोचने का आदी है, क्योंकि महिलाओं को संरक्षण चाहिए। ये एक मानसिकता इस पूरे सोच में होती है और वो इसमें भी झलक रही है।
अगली खबर लेते हैं। बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाने वाली शिवसेना ने अपने सुर बदल दिए हैं। शिवसेना ने अपने ताज़ा संपादकीय में, जो सामना उनका अखबार है, मुखपत्र है, उसमें के संपादकीय में लिखा है कि दिल्ली के सत्ताधारियों में राहुल गांधी का खौफ है। महाराष्ट्र में मिलकर सरकार चला रहे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर तब सवाल उठे थे जब सामना में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तारीफ में कसीदे काढ़े गए थे और उन्हें यूपीए का चेयरपर्सन बनाने की वकालत की गई थी। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि राहुल गांधी में एकाग्रता की कमी है। इसके अलावा शिवसेना ने अपने ताज़ा संपादकीय में राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। सामना के संपादकीय में लिखा है, राहुल फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। बीजेपी के लिए मोदी के बिना और कांग्रेस के लिए गांधी के बिना कोई विकल्प नहीं है। इस सच को स्वीकार करना होगा। कुछ समय के लिए गांधी के दूर जाते ही पार्टी की पकड़ जहां थी वहां से कमजोर हुई है। अब फिर से गांधी आ रहे हैं। संपादकीय में आगे लिखा गया है कि एक ओर राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद स्वीकार करने के लिए हामी भरी, तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के घर आयकर विभाग का दस्ता पहुंच गया और ये बिल्कुल भी संयोग नहीं है। तो शिवसेना पहले राहुल गांधी की आलोचना कर रही थी, अब पलट गई है। जाहिर है कि शिवसेना को कांग्रेस की ज़रूरत है, मजबूत कांग्रेस की ज़रूरत है। वो यूपीए की भी ज़रूरत महसूस करती है, इसीलिए शरद पवार को उसका अध्यक्ष बनवाना चाहती थी। तो कुल मिलाकर ये उलटना पलटना इसीलिए है कि पहले वो कांग्रेस के खिलाफ थी जब सत्ता में नहीं थी या कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन गठबंधन के बाद उसे अपने रवैये में बदलाव करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से ये आगे पीछे कशमकश उसमें चल रही है। लेकिन ये स्पष्ट है कि शिवसेना राहुल गांधी के खिलाफ नहीं जाना चाहती है और राहुल गांधी को वो ज़्यादा सक्रिय भूमिका में देखना चाहती है। और इस पूरे सामना के जो 2-3 संपादकीय इस तरह के आए हैं उनका भी मतलब यही है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को शुक्रवार दोपहर बांदा पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के आरोप में दोनों बहनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कोर्ट जाने से पहले कंगना ने एक वीडियो पोस्ट करके बोला है कि उन पर बेवजह कई केस किए गए हैं। कंगना ने इस वीडियो में अपने आप को पीड़ित साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कंगना ने कहा है, जब से मैंने देश हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पर अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन या न जाने मुझ पर कितने केस किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि हंसने पर भी मुझ पर केस कर दिया गया। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में डॉक्टरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, इस पर उनके खिलाफ केस कर दिया गया। इस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया। कंगना ने कहा, उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगानी है और कोई नहीं बता रहा है कि ये किस बात की हाजिरी लगानी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर न मैं बोल सकती हूँ न बता सकती हूँ। कंगना ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया है कि क्या ये मध्यकालीन समय है जहाँ औरतों को जिंदा जलाया जाता है और वो किसी से बोल नहीं सकती। बता दें, ये वही कंगना है जिन्होंने सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती से लेकर बाकी लोगों पर कीचड़ उछालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी और आए दिन अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहती हैं। बहुत साफ है, कंगना रनावत जिस तरह के बयान देती रही हैं उससे पूरा देश परिचित है। तो देश टॉर्चर हो रहा है, कंगना रनौत टॉर्चर नहीं हो रही, बल्कि कंगना रनौत पूरे देश को टॉर्चर कर रही हैं अपने रवैये से, अपने बयानों से, अपने ट्वीट, अपने फेसबुक के पोस्ट से। वो लगातार बिल्कुल निरर्थक किस्म की बात करती हैं, अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, वाक्यों का इस्तेमाल करती हैं और किसी पर भी किसी तरह के आरोप लगा देती हैं, जिसकी वजह से वो मुसीबत में फंसती जा रही हैं। केस पर केस हो रहे हैं और अब उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो एक महिला है, अब महिला होने का रोना भी रो रही हैं और सत्तारूढ़ दल से जुड़ी भी हुई हैं। नरेंद्र मोदी उनके खैर ख्वाह हैं, सरकार उनकी खैर ख्वाह है, उन्हें सुरक्षा दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस वीडियो में जो कंगना रनौत ने कहा है उसकी विश्वसनीयता को ध्वस्त करती हैं। साफ तौर पर
कंगना रनौत ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला हैं, इसीलिए पहले बॉलीवुड में उनके सबसे झगड़े हुए और अब ये जब से उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी शुरू की है तब से उनके हर तरफ से झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं और ये उनके स्वभाव का हिस्सा है, उनके व्यवहार की वजह से हो रहा है, ना कि उनके प्रति किसी की दुर्भावना है, ना ही दुराव है और ना ही कोई जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो वो अपने अंदर झांकने की कोशिश करें तो बेहतर होगा किसी दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।